सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस को यूट्यूब चैनल में। सो गाइज, आज का हमारा जो सेगमेंट है वो कोई करंट अफेयर का सेगमेंट नहीं है। ये एम लक्ष्मीकांत का टॉपिक नागरिकता है, सिटीजनशिप। ओके, सो अगर आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप कि आपके पास लक्ष्मीकांत होगा या पॉलिटी का कोई भी बुक आपके पास होगा। ओके, सो ये मेरा जो रिसोर्स है ये एम लक्ष्मीकांत है। आपके पास जो भी पॉलिटी का रिसोर्स होगा आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, रिवाइज्ड कर सकते हैं। देखिए, एक वीडियो ये रिवाइज्ड फॉर्म है। आई होप कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पॉलिटी में नागरिकता को पढ़े होंगे, सिटीजनशिप को पढ़े होंगे। सो वनडे एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, संघ लोक सेवा आयोग के पेपर कोई भी हो, सारे जगहों पे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। करंट से ओरिएंटेड भी आते हैं। किसी कंट्री से हमारे द्वंद्वता चल रही होती है तो वहाँ से भी विदेशी मित्र, विरोधी मित्र करके आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि एक कंप्लीट एनालिसिस होगा और कोशिश किया जाए कि वीडियो कम से कम समय का हो। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग रहते हैं। जस्ट वेट, यस, दो तरह के लोग होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं नागरिक, दूसरे होते हैं विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पूर्ण निष्ठा होती है। उन्हें किसी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। सो यहाँ से देखिए ये क्लियर हुआ कि भारत में किन किन तरह के लोग रहते हैं। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होता है कि जो नागरिक हैं भारत के, प्राकृतिक और जन्म से जो भारत के नागरिक हैं। दूसरा है कि जो विदेशी हैं। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, और जो विदेशी हैं उनमें भी दो श्रेणियां आती हैं। पहला है विदेशी मित्र, दूसरा है विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं और वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 22। ओके, देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कम अधिकार प्राप्त होते हैं, वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध। सो देखिए, यहाँ पर आर्टिकल को प्लीज़ आप रिलेट करते चलना। जो आर्टिकल 22 है ये कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी निषेध से छूट जो दी जाती है। सो यहाँ पर आप ये देखना कि जो आर्टिकल 22 है वह यहाँ पर इनको सिक्योर नहीं करता है। किनको? जो विदेशी शत्रु राष्ट्र के हैं। ठीक है, संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों को नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो पैरा है यहाँ पर नागरिकों की बात की जा रही है। ठीक है, सो क्वेश्चंस यहाँ से भी बने हैं और यहाँ से भी बनने के चांस रहते हैं और मैक्सिमम यहाँ से कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जाता है। हम करते क्या हैं कि विदेशियों को देसी में रिलेट कर देते हैं और देसी को विदेशियों में रिलेट कर देते हैं। देखिए, पैरा साफ कह रहा है कि जो संविधान है, संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेष अधिकार प्रदान करता है जो कि विदेशियों को नहीं इसमें दिया गया है। ठीक है, सो ये पूरा प्रॉपर देशियों के लिए है जो भारत के प्राकृतिक और जन्म से नागरिक हैं। क्या है? नंबर 1, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 15। देखिए, इसका जो यूटिलाइजेशन है मैक्सिमम स्टेट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्टेट करते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम देखेंगे कि वरीयता दे दी जाती है किसी सर्विस में, है कहीं पे कुछ आरक्षण लगा दी जाती है संस्थाओं में, नौकरियों में, तो स्टेट इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चर्चा काफ़ी बार बार बनी रहती है आर्टिकल 15 का। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। आर्टिकल 16, ये भी इसका जो यूज है वो मध्य प्रदेश भी किया है। सो लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। नंबर 3, वाक स्वतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19। ओके, 4 नंबर है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि आर्टिकल 29 से 30 का है। लोकसभा और राज्य विधानसभा
चुनाव में मतदान का अधिकार। ठीक है, ये सिर्फ जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। सार्वजनिक पदों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति है ना, भारत में राष्ट्रपति दो तरह के लोग बन सकते हैं। पहला, जो कि जन्म से भारत का नागरिक हो, दूसरा जो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक हो। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट है अमेरिका में। अमेरिका में क्या होता है कि आप जन्म से अगर अमेरिका के नागरिक हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं अमेरिका में। प्राकृतिक रूप से अगर वहाँ के नागरिक हैं तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आगे उसको देखेंगे। यहाँ पर टॉपिक आया तो हमने इस पर बात कर ली। आगे चलते हैं। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा। देखिए ये विदेशियों पे लागू नहीं होता है, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं ये उन पे लागू होता है। क्या भुगतान, जो टैक्स होता है जमा करना, राष्ट्रीय ध्वज। अब देखिए यहाँ पे कहेंगे कि विदेशी भी तो टैक्स जमा करते हैं। देखिए थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, यहाँ पर अभी हम भारतीयों की बात कर रहे हैं। जब हम विदेशी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि उनके लिए क्या रेगुलेशंस किया गया है। ठीक है, भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होगा कि जन्म से का क्या मतलब होता है और प्राकृतिक रूप से का क्या मतलब होता है। ठीक है, बहुत ही माइनर सा, माइन्यूट सा इसमें डिफरेंस है। इसको बहुत ही तरीके से देखेंगे, बस आप पेशेंस बना के देखते चलिए। ठीक है, संवैधानिक उपबंध क्या है। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। ठीक है, इसमें न तो इनके अधिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि का चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिकता के संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 1955 को लागू किया, जिसका 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 में संशोधन किया गया। देखिए इसमें से एक तो इम्पॉर्टेंट है 1955। ठीक है, 1955 इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है 2003, ठीक, तीसरा है 2005 और लास्ट है चौथा 2015। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो 2003-2005 है ये OCI और OPI से कनेक्टेड है। 2015 उसी से मिला हुआ है। इन दोनों को कंबाइंड करके कार्ड होल्डर कर दिया गया। और जो भी आज के समय में मेकिंग डिसीजन होता है 1955 को लेकर बातें की जाती हैं, इसको हम देखेंगे। ठीक है, संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। ठीक है, पहला, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। यह शर्तें हैं, क्या हैं? यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। आई होप कि आपको ये पैरा समझ में आया होगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक मूल निवासी माना जाएगा अगर उसमें से 3 शर्तों में से कोई एक फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, उसका जन्म भारत में हुआ हो। ठीक है, या अगर उसका जन्म नहीं हुआ है तो उनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या
संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। देखिए संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 19, हालांकि इसके पहले ही हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से कुछ उसमें कमियां थी, कुछ चीज़ें लागू नहीं की गई थी, जिसके लिए 26 जनवरी 1950 का डेट डिसाइड किया गया। ठीक है, तो इस डेट के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हों उनके माता पिता में से भी कोई एक। ठीक है, दूसरा क्या है, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न दो में से एक शर्त पूरा करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हो, अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है, जो कि अनुच्छेद 6 कहता है। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिए आर्टिकल 6 से भी आ सकता है कि आर्टिकल 6 क्या कहता है। ठीक है, सो ये 6 मंथ वाला कोटेशन प्लीज़ आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर वह रिटर्न हुआ हो, ठीक है, वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा, जो कि आर्टिकल 7 कहता है। ठीक है, देखिए जो 6 है और 7 है इसका डिफरेंस बहुत ही माइनर सा है, प्लीज़ आप माइंड रखना। इसमें यह कह रहा है कि 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है, ठीक है, लेकिन 19 जुलाई 1948 वाला इसमें फुलफिल होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, 6 माह तक रहना होगा, दोनों की बातें हैं, लेकिन इसमें 1 मार्च 1947 की बातें कही जा रही हैं। तो प्लीज़ इनको आप थोड़ा सा डिफरेंस को माइंड रखना या कहीं भी अपनी कॉपी पे चीज़ों को नोट डाउन कर लेना कि 7 और 6 में कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, 4 नंबर क्या कहता है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सके, जो कि आर्टिकल 8 कहता है। ठीक है, जो आर्टिकल 8 है ना, वो तो हम प्राकृतिक रूप से जन्म से हमने देख लिया। कुछ लोग भारत से बाहर रह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि भारत की नागरिकता हम पाएँ तो आर्टिकल 8 यह कहता है कि उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वो भारत के बाहर रह रहे हों, ठीक है, और वो चाहते हैं कि भारत की नागरिकता लें, तो उनको ये चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेगी और पंजीकरण जो है वो कूटनीतिक तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। क्या, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, दूसरा व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, तीसरा व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, और चौथा क्या है, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। देखिए ये जो टोटल 4 कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशंस में ये सारी की सारी बातें अप्लाई होती हैं। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, भारतीय मूल का व्यक्ति हो लेकिन वो बाहर रह रहा हो, वो भारत की नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसका जो पंजीकरण वो कूटनीतिक तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्या है, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो, क्लियर, जो कि आर्टिकल 8 उसके लिए कह रहा है। ठीक है, एक क्या है कि जो कि भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो, ठीक है, और व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो, क्लियर। अब आगे देखते हैं, नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं। क्या है, नंबर 1, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, जो कि आर्टिकल 9 कह रहा है। ठीक है,
2 नंबर क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत का है, अगर वो स्वेच्छा से किसी अनदर कंट्री का नागरिकता ले रहा है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं खत्म हो जाती है उस डेट से जब वो किसी अनदर कंट्री का नागरिकता लेता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे, ठीक है, जो कि आर्टिकल 10 का अनुबंध है। नंबर 3, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। इसमें कुछ और भी इनोवेशंस करना हो, कुछ कटौती करनी हो तो संसद उसके लिए बिल्कुल फ्री है, नियम कानून को नया बना सकता है, कुछ कमी ला सकता है, कुछ बढ़ोतरी कर सकता है, इसलिए स्वतंत्र है ये, ठीक है। नागरिकता, अब देखिए क्वेश्चंस यहाँ से ये भी आ सकता है कि नागरिकता संबंधी नियम और कानून किसके दायरे में आते हैं, कौन बना सकता है, तो संसद इसके लिए बिल्कुल पावर में रहता है, पावर इसके पास है इसके लिए कुछ भी नया बना पाने के लिए, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया गया है। यह संशोधन कुछ इस प्रकार, देखिए इसको हम नहीं देखते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए एक तो हमने 55 देख लिया, 55, 2003, 2005, 2015 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नागरिकता का अर्जन, नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। पहला जन्म, दूसरा वंशानुगत, तीसरा पंजीकरण, चौथा प्राकृतिक एवं क्षेत्र समावष्टि के आधार पर। देखिए ये जो क्षेत्र समावष्टि है ना, जैसे मान लीजिए कोई 2 कंट्री हैं, उन 2 कंट्रियों में से कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं कि 2 कंट्री में से जो कंट्री ए है और जो कंट्री बी है, ठीक है, ये कुछ अपने क्षेत्र को बी को दे रहे होते हैं, बी कुछ ए को दे रहे होते हैं, तो इसके जो नागरिक हैं वो बी में चले गए और जो बी के नागरिक हैं ए में चले गए, तो आखिर ये जो लोग हैं इनकी आइडेंटिफिकेशंस कौन करेगा, तो ए करेगा। तो ये उसी की बातें, समावष्टि उसी की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, सो इनके लिए भी यहाँ पे प्रावधान है, ठीक है। नंबर 1, जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। ओके, भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों। देखिए डिफरेंस प्लीज़ आप माइंड करना, भारत में 1 जुलाई या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, ठीक है, क्लियर। ये टाइमिंग 1 जुलाई 1947 की बातें की जा रही हैं, लेकिन जब 4 पे आएंगे तो 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो वह उस दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उस जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो, ठीक है। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत के नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। देखिए अगर भारत में कोई जो जैसे राजदूत हो गए या कोई भी ऐसे पदस्थ अधिकारी हो गए, अगर उनके बच्चे यहाँ पर जन्म लेते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। या दूसरा शत्रु देश के बच्चों को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएंगे, कुछ इस प्रकार से उनका जन्म होता है तो। नंबर 2 क्या है, वंश के आधार पर।
वो था जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक है। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कांसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। ठीक है। सो आई होप कि अभी तक इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है। प्लीज़ आप इसको माइंड करना। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कांसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पर देना होगा कि उसके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वह किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वह अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता। ठीक है। जो वयस्कता की डेट है वो 18 वर्ष है। ठीक है। तो 18 वर्ष, ठीक है, होने के 6 माह के अंदर उनको जो जिस भी कंट्री का वो लिए हैं नागरिकता, उनको उसका परित्याग करना पड़ेगा, तभी भारत का मान्य होगा। अगर वो 6 मंथ में नहीं कर पाते हैं तो उनसे भारत की नागरिकता छीन ली जाती है। ठीक है। नंबर 3, पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंध हो। क्या है? भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। दूसरा क्या है? भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। तीसरा क्या है? वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रह रहा हो। नेक्स्ट क्या है? भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। नेक्स्ट क्या है? कोई व्यक्ति जो पूरी आयु या क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से बाहर महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। नेक्स्ट क्या है? कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से बाहर महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारत का मूल माना जाएगा यदि वह उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र में निवासी हो। देखिए, उसी की हम बात कर रहे थे कि जैसे कोई ए है और कोई बी है, कुछ क्षेत्र हैं जो कि इन्होंने इसको ले लिया, इन्होंने इसको ले लिया आपस में सहमति से, तो यहाँ के जो लोग हैं ये भू क्षेत्र, इनकी बातें की जा रही हैं। ठीक है। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ
लेनी होगी। यह शपथ इस प्रकार होगी। सो ये प्लीज़ आप इसको देखना, अभी तक किसी एग्ज़ाम में इसको टच नहीं किया है तो इसको हम नहीं देख रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो प्लीज़ इसको देख लेना। प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए क्या कहा जा रहा है? केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो कि अवैध प्रवासी न हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह निम्नलिखित योग्यताएं रखता हो। क्या क्या? नंबर 1, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। देखिए ये क्वेश्चंस में प्लीज़ याद रखना, जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता देने की बात की जा रही है, भारत उन्हीं लोगों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता दे सकता है जहाँ से आए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि मुझे प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जिस कंट्री से वो फिलहाल संबंधित हैं उस कंट्री में भी प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जा रही हो, तभी ये वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता का त्याग देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो, ठीक है, इसमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व भारत में रह रहा होना चाहिए। ये लाइन प्लीज़ कन्फ्यूज़न वाला है, थोड़ा इसको प्लीज़ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से कोई भी चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा हो तो उसको नागरिक संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह तक भारत में रह रहा हो, जिसे हम आज के डेट पे हम डिमांड कर रहे हैं। तो इसके पहले 12 महीने हम भारत में रह रहे हों ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार के किसी सेवा में हो, इनमें से थोड़ा एक में या थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुछ अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? उसका चरित्र अच्छा हो। नेक्स्ट, वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची है, जो कि भारत की भाषाओं को रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं, उसमें से भाषाओं को ज्ञाता हो, जानकारी उसको हो। नेक्स्ट क्या है? कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार की सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका वह भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी, व्यक्तियों का निकाय हो में से प्रवेश या उसे जारी रखे। ठीक है, हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान में हो, दर्शन में हो, कला में हो, साहित्य में हो, विश्व शांति या मानव उन्नति के संबंध में हो। ठीक है, अगर विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से जुड़ा कोई व्यक्ति है तो उन पे ये जो सारी कंडीशंस है ये सरकार हटाकर बिल्कुल इस योग्यता को पाकर भी उनको प्राकृतिक रूप से मान्यता दे सकती है भारत के नागरिक होने का। क्षेत्र समाविष्ट द्वारा क्या है? किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र में संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। देखिए सारे ये जगहों का नाम है, सो प्लीज़ इसको देखना। जैसे असम हो गया ये सब चीज़ों का, तो इस पर हम नहीं चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, नागरिकता समाप्ति का क्या है, बातें देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। ठीक है, त्यागना, बर्खास्तगी और वंचित। क्या क्या होता है? स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु या क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। यदि वह
यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, तो वह उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र जब 18 वर्ष की हो जाती है, तो भारतीय होने पर वो भारतीय नागरिक बन सकते हैं चाहें तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डाउट वाला क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कोई परित्याग करना चाह रहा है, उसमें भारत किसी युद्ध में लिप्त हो, तो ये चीज़ें कुछ समय के लिए रोक दी जाती हैं, तत्काल प्रभाव में लागू नहीं होती हैं, बर्खास्तगी के द्वारा। क्या है, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। ठीक है, तीसरा क्या है, वंचित करने द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, यदि नागरिक के संविधान के प्रति अनादर जताया हो। नेक्स्ट क्या है, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो, या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दिया हो। ठीक है, चौथा क्या है, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। पांचवा क्या है, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो। ठीक है, एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, इसमें दोहरी राज पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं करता। जबकि अमेरिका में इसका अलग है, कनाडा का अपना नागरिक, कोई व्यक्ति कनाडा का भी नागरिक है और यूएसए का भी नागरिक है, और उसको दोनों बेनिफिट मिलते हैं बारी बारी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, आपको एक नागरिकता दी जाएंगी चाहे किसी भी राज्य के निवासी हो। देखिए, भारत में जो राज्यों का बंटवारा है ना, वो प्रशासनिक स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए किया गया है। यहाँ का कोई भी व्यक्ति भारतीय है, राज्य तो सिर्फ प्रशासनिक सुविधाओं से बांटा गया है, भाषाई सुविधाओं के लिए बांटा गया है। यहाँ का जो स्पेशली अगर कोई राज्य है तो वह है भारत। ठीक है, संघीय राज्यों जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है। इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार या राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त होते हैं। वह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, देखिए, जब भारत के संविधान की बातें की जाएं या संघी पे टिप्पणी या आलोचना करने की बातें कुछ भी करी जाएं, तो आप ये बात लिख सकते हैं कि जो भारत की नागरिकता पद्धति है, एकल नागरिकता पद्धति है, कहीं न कहीं भारत को संघी बताता है। ठीक है, संघी भारत को बताता है जो नागरिकता का भारत का नियम है। ठीक है, भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं हो और निवास कहीं हो या पूरे देश में, समान नागरिकता अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, जैसे कि संसद आर्टिकल 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां, नियुक्तियां में अलग सुविधाएं मिले, जो कि अलग अलग राज्य आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं समानता लाने की कोशिश की जाती है, न कि भेदभाव का ये उनका मोटिव होता है। कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो कि सर्विस में, कॉलेज में वंचित होते हैं, तो उनको आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 के माध्यम से बराबर लाने का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्लियर। सो गाइज, आई होप कि आपको यह सेगमेंट क्लियर लगे होंगे, और इसमें बस पेशेंस बना के रखिए। बस छोटा सा और टॉपिक बचा है, इसको हम लोग देख लेते हैं, जो कि ओसीआई कार्ड वाला है। उसके बाद आई होप कि ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो विदेशी भारतीय नागरिकता।
ये लास्ट सेगमेंट है, बस थोड़ा सा पेशेंस की और ज़रूरत है, ये टॉपिक बस खत्म होने वाला है, पूरी नागरिकता कंप्लीट हो जाएगी। सितंबर 2000 में भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने और उसके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। ठीक है, समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। उसने नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों में रहने वालों को ही। उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रावधान किए गए, जब तक कि उसके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। ठीक है, जो भी उनका मूल कंट्री है जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखते हैं तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप यहाँ की भी नागरिकता ले सकते हैं, बशर्ते जो कंडीशंस है वो फुलफिल करेंगे आप। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता OCI संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की। इसमें PIO कार्ड स्कीम और OCI कार्ड स्कीम को मिला दिया गया। देखिए, ये जो 2015 वाला मामला है ना, 2015, इसमें क्या किया, PIO प्लस OCI को मिला करके C से कार्ड होल्डर PIO और OCI को 2015 में मिला करके सबको OCI कार्ड होल्डर लगा कार्ड देने की प्रथा शुरू हुई। ठीक है, PIO कार्ड स्कीम को 19 तारीख महीना 8 यानी अगस्त 2002 में शुरू किया गया तथा उसके बाद OCI कार्ड स्कीम यानी 1/12/5 में शुरू की गई थी। दोनों स्कीम साथ साथ चल रही थी। वैसे OCI स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक इस प्रकार भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर कर उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने PIO तथा OCI को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया। इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। PIO स्कीम 9/1/15 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और यह अधिसूचित किया गया कि सभी चालू PIO कार्ड धारक 9/1/15 से OCI कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। ठीक है, सो एग्ज़ाम के लिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये डेट याद रखना कि 9/1/15 से सभी जो PIO कार्ड धारक हैं वह OCI कार्ड होल्डर माने जाएंगे। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक यानी ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। क्या किए गए?
पहला है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर पर निबंधन। भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का पंजीकरण कर सकती है। कंडीशंस क्या है? पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति। इसमें एक नंबर क्या है? जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था। नेक्स्ट क्या है? जो किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए वैलिड था। नेक्स्ट क्या है? जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया, अथवा नेक्स्ट जो कि ऐसे किसी नागरिक का पुत्र पुत्री या पौत्र पौत्री या प्रपौत्र प्रपौत्री हो। नेक्स्ट क्या है? कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, अथवा नेक्स्ट कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। नेक्स्ट क्या है? भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का की पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका विवाह निबंधित है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके माता पिता में से कोई अथवा जिसके दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा किसी ऐसे देश जिन्हें भारत सरकार उल्लिखित कर सकती है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन के लिए वैलिड नहीं हो। ठीक है, अगर भारत किसी कंट्री को नोटिफाई किया है तो उसके अलावा जितने भी कंट्री हैं, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आप OCI कार्ड होल्डर के लिए वैलिड हैं। ठीक है, क्लियर। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार क्या है? एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार उल्लिखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। दूसरा, एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो किसी भारतीय नागरिक को होते हैं। ए, उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। बी, वह राष्ट्रपति चुने जाने का जो करिकुलम होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो लोग OCI कार्ड होल्डर फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है। सी क्या है? वह उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए वैलिड नहीं होगा। डी, वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए वैलिड नहीं होगा। वह उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए वैलिड नहीं होगा। वह एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए वैलिड नहीं होगा। ठीक है। वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अहर यानी वैलिड नहीं होगा। ठीक है। वह सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त तथा संघ एवं राज्य के मामलों से संबंधित पद के लिए वैलिड नहीं होगा जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे। अगर केंद्र सरकार कोई नोटिफिकेशन लाती है OCIओं के लिए तो चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज अभी जो स्थिति चल रही है उसके लिए वैलिड नहीं होंगे। ठीक है। विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग। यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड का परित्याग की घोषणा करता है तो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है। तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा कि इस पंजीकरण के पश्चात वह व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा। जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता तब उसका विदेशी मूल की उसकी
पत्नी, पति जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। प्लीज़ आप इसको देखना कि अगर कोई ओसीआई कार्ड होल्डर स्वेच्छा से त्याग करता है तो उसके जो बच्चे हैं वो भी ओसीआई नहीं रह जाएंगे। ठीक है, सो गाइस सारा चीज़ें कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये सेगमेंट बेहतर लगे होंगे। देखिए थोड़ा सा पेशेंस का टॉपिक था। लक्ष्मीकांत के बुक से नागरिकता पूरी की पूरी मैंने कंप्लीट किया। आपके पास आई होप कि होगा, आप उससे भी चीज़ों को, अपने कन्फ्यूज़न को प्लीज़ दूर करना, अदरवाइज इसको पॉज भी करके आप पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर कोई भी कमी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, उसको हम कोशिश करेंगे सुधारने का। कुछ यहाँ पे आर्टिकल धाराएं थे जो कि हम देख लेते हैं। जो कि धारा 8 है वो नागरिकता के परित्याग की बात करता है। 9 है नागरिकता को समाप्त करने की बात करता है। जो 10 है वह नागरिकता से वंचित करने की बात करता है। जो 11 है वह राष्ट्रमंडलीय नागरिकता की बात करता है, निरस्त करने की बात करता है। ठीक है, और जो 17 है वह अपराध की बात करता है। 18 कानून बनाने की शक्ति और 19 निरस्त करने की शक्ति की बात करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। थैंक यू सो मच।